फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्नो गुरुजी। आज का हमारा टॉपिक है रियोमेट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ रबर्स। जो हम लोग फाइनल कंपाउंड करते हैं उसकी टेस्टिंग का क्या प्रोसीजर है, कैसे करते हैं और उसके जो हमारे पैरामीटर्स हैं तो हम उसको कैसे चेक करते हैं और किस पैरामीटर का क्या पर्पस होता है, आज हम आपको उसके बारे में बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो एंड सब्सक्राइब करिए। चलो स्टार्ट करते हैं रियोमेट्री टेस्टिंग। ये हमारी बेसिकली फाइनल कंपाउंड के लिए टेस्टिंग होती है। इसमें हम मास्टर कंपाउंड चेक नहीं कर सकते। दिस इज ओनली फॉर फाइनल। फाइनल कंपाउंड टेस्टिंग में क्या है, नॉर्मल अलग अलग इंडस्ट्री अपना अलग अलग स्टैंडर्ड के हिसाब से मशीनों को ऑर्गेनाइज करके उसके ऊपर टेस्टिंग करती है। किसी के पास फॉरनर की मशीन्स होती हैं, कोई लोकल मैन्युफैक्चरर होता है, माइक्रोविजन हो गया या और भी होगा, मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो उसके बिहाफ पे वो अपनी टेस्टिंग करती है। तो मैं आपको एक एग्जांपल के लिए मैंने दो ली हुई है मशीन्स के नाम, तो उसको मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा क्या होता है, कैसे चेक करते हैं। तो पहला है हमारा MDR एंड ODR, यह फाइनल टेस्टिंग के लिए, और एक होता है स्कोच टेस्ट। तो स्कोच टेस्ट भी हम फाइनल में ही करते हैं, इसीलिए मैंने इस टॉपिक को ऐड कर दिया है। बाकी टेस्टिंग और भी होती है, जैसे मूनी विस्कोमीटर हुआ, उसको मास्टर में भी चेक कर सकते हैं, फाइनल में भी चेक कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा मतलब क्रिटिकल पैरामीटर है, तो इसमें काफ़ी अंडरस्टैंडिंग लगती है, तो इसलिए आज मैं इसका एक ही टॉपिक बनाऊंगा, मूनी विस्कोसिटी, कार्बन डिस्पर्शन, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। रियोमेट्री क्या होता है? रियोमेट्रिक प्रॉपर्टी हमारा फाइनल कंपाउंड है, फाइनल कंपाउंड के जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं, जो हम टेस्टिंग करते हैं, तो उसको आइडेंटिफाई करता है कि इसमें जो हमारी मिक्सिंग है, टाइम टेम्परेचर है, केमिकल्स हैं, रबड़ हैं, तो उसका क्या बिहेवियर है, उसकी क्रॉस लिंकिंग है या नहीं है, सेफ्टी पैरामीटर है जो हमने एज पर द स्टैंडर्ड रेसिपी के हिसाब से केमिकल डलवाए हैं वो ओके है। ये सारी चीज़ें हमारा इसमें आइडेंटिफाई हो जाता है। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे MDR। MDR की फुल फॉर्म क्या है? MDR को बोलते हैं मूविंग डाई रियोमीटर, जो आप इसके साथ में देख भी पा रहे होंगे। ये जो हमारा है मशीन है MDR, इसको बोलते हैं मूविंग डाई रियोमीटर। uses a moving die to apply pressure and heat, measuring torque as the rubber cures। इसमें बेसिकली क्या होता है, हमें एक कंपाउंड का पीस लेना होता है 8 से 10 ग्राम का। उस पीस को हम, ये जो डाई है, डाई के बीच में रखते हैं, साथ में पोली लगाते हैं, फिर उसके बाद उसको प्रेस करते हैं, और ऊपर की जो डाई है और नीचे की जो डाई है, इसमें हीट होती है, टेम्परेचर होता है, वो हम उसको सेट करते हैं 160 डिग्री सेल्सियस के टाइम के टेम्परेचर के ऊपर, साथ में हम टाइम रखते हैं। ये अलग अलग होता है, अगर हम अपना टेम्परेचर कम करेंगे तो हमें टाइम के साथ भी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। अगर टाइम को हम बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर के साथ एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। तो वो होता है कि अगर हमारे पास प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, प्रोडक्शन ज़्यादा है, और हमारे पास इतनी सोर्सेज नहीं है, तो हम उस हिसाब से टेम्परेचर बढ़ा के टाइम को कम कर लेते हैं। अगर हम नॉर्मल 160 पर चला रहे हैं, हमारा टाइम है 5 मिनट 6 मिनट, हम इसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे 180 कर देंगे, तो वहाँ से हम 1.5 से 2 मिनट के अराउंड हम टेम्परेचर डिक्रीज कर लेंगे, तो हमारा टेस्टिंग टाइम कम हो जाएगा। इसमें बस यही मेन होता है, मेन फंक्शन होता है डाई का। इसमें मूविंग डाई रियोमीटर होता है। द सेकंड इज ODR, ऑक्सीलेटिंग डाई रियोमीटर। ये ऑक्सीलेटेड डाई है, ODR की रियोमीटर मशीन है। इसमें भी डाई सेम रहता है, पैटर्न सेम रहता है, टेम्परेचर टाइम सब सेम रहता है, बस इसका क्या है, जो फंक्शन है वो अलग रहता है। अगर आप ODR पे करोगे तो ODR पे जो आपके करेक्टरिस्टिक्स हैं जितने भी फाइनल कंपाउंड के, वो चेंज, उनकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, थोड़ी सी हायर साइड में ODR में आती है।
ODR uses an oxalated dye within the rubber sample to measure change in torque as the rubber cure. अब इनमें डिफरेंस क्या है? मशीनें तो हमने देख ली, स्टैंडर्ड प्रोसीजर भी देख लिया कि 10 ग्राम का सैंपल होना चाहिए, फाइनल कंपाउंड होना चाहिए, इतना टेम्परेचर, इतना टाइम होना चाहिए, इसको अप्लाई करते हैं और हमारे रिजल्ट आ गए, ठीक है। अब मैंने बात करी कि इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। डिफरेंस क्यों रहता है? डिफरेंस बिटवीन द MDR एंड ODR का डिफरेंस क्या होता है? जो हमारा MDR है उसमें हमारा ये प्लेटन है, नीचे का प्लेटन का मैंने पिक डाली हुई है, और इसके ऊपर हमारा ये क्योर सैंपल है, ये फिक्स रहता है। ODR में क्या रहता है? इसमें रोटर टाइप एक रोटर रहता है। तो इन दोनों में इसी डिफरेंस की वजह से जो हमारा टॉर्क जनरेट होता है ना, तो वो टॉर्क का डिफरेंस जो होता है वो हमारे फाइनल केमिकल में इम्पैक्ट डालता है, इसीलिए इसमें इसकी जो वैल्यू है वो ज़्यादा रहती है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे कुछ पैरामीटर हैं, जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया था, ये जो है हमारे रबड़ कंपाउंड्स इंडिकेट क्योर टाइम, स्कोच टाइम, विस्कोसिटी, जिसके अंदर हमारा ml, mh, ये सारी चीज़ें आती है। तो ये देखिए TS2, TC90, T50, ml, mh एंड CRI। तो ये जो जितने भी हमारे पैरामीटर्स हैं ml, mh, TS2, TC90, ये हमारे सारे फाइनल मशीन के ऊपर ही हमें इसकी वैल्यू आ जाती है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट पैरामीटर दैट इज ml। ये मैंने कुछ ऊपर नीचे लिए हैं, पर मैं आपको फैक्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से बताऊंगा। ml, mh, TS2 and TC90 represent the stiffness of the compound at the start and end of the test respectively. The difference between these values give an indicate of the cross-linking density. अब इसमें क्या होता है, बेसिकली जो हमारा ml है, ml को हम डिनोट करते हैं मिनिमम टॉर्क, mh को डिनोट करते हैं मैक्सिमम टॉर्क। मिनिमम टॉर्क में हमारा क्या होता है? मिनिमम टॉर्क में जो हमारी इनिशियल स्टिफनेस जो होती है वो मिक्स कंपाउंड की, वो इंडिकेट होती है। जब हम कंपाउंड इसमें डालते हैं तो कंपाउंड गर्म नहीं होना चाहिए, उसको पहले हम कूल डाउन करते हैं, तब हम उसकी टेस्टिंग करते हैं, जो कि हमें इनिशियल कंपाउंड का जो मिक्स कंपाउंड है उसकी स्टिफनेस का पता चल सके। तो वो हमारा ml से पता चलता है। सेकंड क्या होता है, जो इनिशियली फ्लो ऑफ द ग्रीन रबड़ होता है, और ये डायरेक्टली रिलेटेड टू द मोनी विस्कोसिटी होता है। अगर हमारा मिनिमम टॉर्क जो है वो हमारा कम हो जाएगा तो उससे हमारा विस्कोसिटी के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर ज़्यादा हो जाएगा तो विस्कोसिटी ज़्यादा हो जाएगी। बेसिकली ये क्या है, ये एक, अगर हम बात करें तो ये हमारा फ्लो रेट इंडिकेट करता है कि रबड़ का फ्लो रेट क्या है, कि हमारी जो रबड़ है वो फ्लो इजीली कर पा रही है, जो उसको टाइम जब प्रेशर लग रहा है। तो अगर हम बात करें कि ये जो वेरिएशन आता है ml में, विस्कोसिटी में, तो उसका क्या रीज़न होता है, क्यों आता है? रीज़न तो बहुत से होते हैं, मैं आपको बेसिकली कुछ रीज़न बता देता हूँ। जैसे अगर हम बात करें कि हमारा ml डाउन चला गया, तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है? उसका इम्पैक्ट होता है हमारा ऑयल है, प्रोसेसिंग ऑयल हम उसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। वो जो हमारा स्टैंडर्ड है, जो हमारी डिज़ायर्ड क्वांटिटी है, वो उससे कम यूज़ हो गया, ज़्यादा यूज़ हो गया, तो उस हिसाब से हमारा ml की वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज हो जाती है। अगर ऑयल हमारा ज़्यादा चला जाएगा तो हमारी ml की जो वैल्यू है कम हो जाएगी। तो उसी इम्पैक्ट के हिसाब से जो हमारी मोनी विस्कोसिटी है उसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। कार्बन का भी इम्पैक्ट आता है, वो भी सेम है, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं MH। MH है हमारा मैक्सिमम टॉर्क। मैक्सिमम टॉर्क जो है वो बेसिकली इंडिकेट करता है हमारे हार्डनेस को। जो हमारा कंपाउंड है, कंपाउंड की जो हार्डनेस हम टेस्टिंग होती है फाइनल कंपाउंड में, जो हार्डनेस एक स्पेशल है,
उसको इंडिकेट करता है कि हमारे कंपाउंड की हार्डनेस कितनी है। अगर हमारा एमएच मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू बढ़ जाएगी तो हमारा जो फिजिकल टेस्टिंग करते हैं उसमें जो हमारा हार्डनेस का पैरामीटर आता है वो बढ़ जाएगा। अगर एमएच कम होगा तो उस साइड से वो हार्डनेस की वैल्यू भी कम हो जाएगी। दूसरा क्या होता है, स्टिफनेस ऑफ द क्योर्ड रबर कंपाउंड, जो मैंने आपको अभी बताया। क्रॉस लिंकिंग हो गया, फिर उसके बाद उसका हार्डनेस हो गया कैसा है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, एमएच में हमें एक इसकी क्रॉस लिंकिंग डेंसिटी भी बताता है कि अगर हमारा एमएच की वैल्यू बिल्कुल स्टैंडर्ड में आ रही है, वेरिएशन बहुत कम है, तो इसका मतलब जो हमारे जितने भी इंग्रेडिएंट है उसमें क्रॉस लिंकिंग डेंसिटी बड़ी अच्छी है। तो ये है हमारा एमएच। तो इसमें भी सेम इम्पैक्ट आता है। अगर हम बात करें, अगर वेरिएशन की बात करें तो वेरिएशन वही सेम रहता है इसमें भी। अगर हम उसमें एमएल में क्या होता है, एमएल डाउन जाएगा तो ऑयल और कार्बन है। अगर एमएच बढ़ेगा इसमें भी ऑयल एंड कार्बन का इम्पैक्ट, जो कि सबसे पहले ये चेक किया जाता है, जो मेन होता है। इम्पैक्ट और भी होते हैं, अगर आप इसमें एक्टिवेटर और एक्सीलेटर के डोज को ऊपर नीचे कर दोगे तब भी इसमें इम्पैक्ट आ जाएगा। रबड़ चेंज हो जाएगी तब भी इम्पैक्ट आ जाएगा। पर जो कॉमन एग्जांपल है वो मैं बता रहा हूँ, इसमें जो मेन इम्पैक्ट रहता है इसकी वजह से सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। तो ये तो था हमारा एमएल और एमएच। अब हम बात करते हैं TS2 सेफ्टी टाइम की। सेफ्टी टाइम हमारा क्या होता है कि हमारा जो कंपाउंड है उसको हम कितने टाइम तक सेफ रख सकते हैं। एक टर्म हम यूज करते हैं स्कोर्च, कोई स्कोर्च बोल देता है, कोई लंप बोल देता है। तो हमारा जो कंपाउंड है स्कोर्च ना हो, वो टाइम क्या रहता है, कितने टाइम तक हम उस कंपाउंड को सेव करके रख सकते हैं। इट इंडिकेट द सेफ्टी मार्जिन बिटवीन सेफ्टी मार्जिन बिफोर द ऑनसेट ऑफ क्योर, ठीक है। अब ये होता क्या है, अगर हमारे पास कोई कंपाउंड है, उसको हमने टेस्ट कर लिया कि भाई इसकी सेफ्टी कम आ रही है, ठीक है। तो सेफ्टी कम आ रही है, इट मीन्स ये जैसे ही कस्टमर प्रोसेस में जाएगा तो ये अपना नॉर्मल, अगर किसी का स्टैंडर्ड है वो 10 मिनट तक कंपाउंड को रोक के रख सकते हैं हेड में, या प्रोसेसिंग में, जो ओपन मिल मिक्सिंग में। अगर सेफ्टी कम है तो ये 10 मिनट भी नहीं रुकेगा, जो उसके पहले ही स्कोच हो जाएगा। ठीक है। इसका जो इम्पैक्ट होता है, इसका इम्पैक्ट होता है हमारा फाइनल के केमिकल्स, उसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। एंड द नेक्स्ट इज TC90 क्योर टाइम। बेसिकली क्योर टाइम जो है ये हमारा क्यूरिंग टाइम होता है, जिसको हम, जो हमारी जब टायर क्योर होता है तो उसमें हम मोल्ड में GT को डालते हैं, ग्रीन टायर को डालते हैं, तो उसमें हम कितने टाइम तक इसको क्योर कर सकते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पे क्योर टाइम TC90 की वैल्यू बढ़ जाएगी, और हमने टाइम तो उसमें उतना ही दे रखा है क्यूरिंग प्रेस में, तो वो क्या है, हमारा टाइम उस टाइम टायर पे बाहर आ जाएगा और वो अंडर क्योर रह जाएगा। तो ये जो होता है हमारा क्योर टाइम, ये सबसे मेन होता है क्योर टाइम के लिए। और इसमें जो होता है, हम इस पे एक टर्म यूज करते हैं T90 T50, ये अलग अलग होता है कि हम कितने टाइम के ऊपर हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। मैक्सिमम 90 के ऊपर लिया जाता है, क्योंकि जो हमारी नेचुरल रबड़ होती है वो 100 पे जाने के बाद उसमें थोड़ा सा रिवर्जन आ जाता है, इसलिए हम T90 पे लेते हैं कि इसकी T90 पे कितनी वैल्यू आती है कि 90% जो हमारा क्योर हुआ वो कितने पे हुआ। तो ये तो हमारे थे रियोमेट्रिक प्रॉपर्टी के ML, MH, TS2, TC90 वैल्यू। एक हमारा आता है क्योर रेट इंडेक्स CRI, ठीक है, इंडिकेट हाउ क्विकली द कंपाउंड क्योर्स। इसका एक फार्मूला होता है, मैं आपको बेसिकली इसका फार्मूला बता देता हूँ। CRI इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई TC90 माइनस TSL इंटू 2.4। ये होता है कैलकुलेट करने का। इसी कैलकुलेशन के हिसाब से जो हमारा कंपाउंड कितना क्योर है, कैसे हो जाएगा, वो इससे बड़ी आसानी से पता चल जाता है। ये देखिए, ये एक ग्राफ है हमारा। ये ग्राफ में अगर हम कोई भी फाइनल कंपाउंड चेक करते हैं तो 90% ग्राफ हमारा ऐसे इस कर्व में जाता है। यहाँ पे जाने के बाद हमारा कई बार यहाँ पे ऐसे लाइन नीचे जाएगी, रिवर्जन हो जाएगा, सीधी जाएगी, प्लेटू हो जाएगा, मार्च हो जाएगा,
तो हमने बेसिकली इसको ऐसे स्ट्रेट रखना है, रिवर्जन की तरफ नहीं लाना। तो उसमें क्या होता है, हमारी जो प्रॉपर्टी है वो डिटोरेट हो जाती है। तो इसी डिटोरेशन को कंट्रोल करने के लिए हम मिक्सिंग में इतने एक्यूरेट सिस्टम यूज़ करते हैं। वेइंग अच्छी होनी चाहिए, टाइम टेम्परेचर सही होना चाहिए, ताकि हमें फाइनल प्रोडक्ट अच्छा बने। अब इसमें क्या है, जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था एम एल हमारा क्या है, ग्रीन रबड़ का ये प्रोसेस शो करता है। ये देखिए, यहाँ से हमने जैसे ही कंपाउंड गर्म नहीं लगाना, कूल करके उसको कूल डाउन कंडीशन के बाद ही हमने उसको यूज़ करना है। ये हमारा एम एल वैल्यू आया, ठीक है। अब एम एल यहाँ तक हमारा चला, इनिशियल टॉर्क एम एल। फिर उसके बाद इसने अपना, जहाँ पे इसका 2 पॉइंट कवर कर लेगा, 1 एंड 2, यहाँ पे ये जो कर्व उठनी शुरू होगी, तो यहाँ पे हम लेते हैं TS2 सेफ्टी, कंपाउंड की सेफ्टी कितनी है। फिर उसके बाद ये जैसे ग्राफ उठता जाएगा, यहाँ पे जाके कर्व फॉर्म एक और हमारी बनेगी। इस कर्व को हम बोलते हैं T90, इसका क्यूरिंग कितना है। फिर उसके बाद जब जाके ये स्टेबल हो जाएगी, यहाँ पे जाके ये देखिए, ये एकदम इसमें स्टेबल कर्व बनने लग गई। जैसे ही ये स्टेबल कर्व बनने लग गई, तो यहाँ पे है हम इसको डिनोट करते हैं MH, मैक्सिमम टॉर्क, ठीक है। अब मैंने इसको इस तरीके से डिफाइन किया हुआ है। ये देखो, ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ML और TS2, ये आपका प्रोसेसिंग का दिखाता है। ML मिनिमम टॉर्क, मूनी विस्कोसिटी, रबड़ का फ्लो, ये चीज़ें, सेफ्टी, स्कॉच तो नहीं होगा, लंपी तो नहीं होगा, तो ये आपका प्रोसेसिंग के पैरामीटर आ गए यहाँ तक। इसमें आपका आता है TC90 क्यूरिंग के रिलेटेड, तो यहाँ पे मैंने इसको क्यूरिंग डाल दिया हुआ। फिर उसके बाद हमारा ये लास्ट में जो बनता है MH वैल्यू। MH वैल्यू मैंने आपको पहले भी बताया, MH वैल्यू से हमारा हार्डनेस आता है। तो इसके साथ में ही हमारी बहुत सारी प्रॉपर्टी और लिंक होती है, इलोंगेशन, टेंसाइल, हार्डनेस, एब्रेशन। तो अगर हमारा MH बढ़ जाएगा, हार्डनेस बढ़ जाएगी, हार्डनेस बढ़ जाएगी, इलोंगेशन कम हो जाएगा। तो बहुत सारी ये आपस में प्रॉपर्टी इंटरलिंक होती है। तो इसका बहुत बड़ा रोल होता है। ये देखने को ही लगता है कि हाँ भाई, कर्व उठी, बन गया ML MH। अब मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब हम मिक्सिंग करते हैं, मिक्सिंग में क्या क्या देखना होता है, किसका क्या इम्पैक्ट है। अब उसके साथ मैंने आपको उसकी टेस्टिंग बता दी है। ये आपको मैं बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं आपको 1 बाय 1 इसका टेक्निकल चीज़ें बताऊँगा कैसे होता है। एक इसमें आता है मूनी स्कोर्च, जो हमने ऊपर भी डिस्कस किया है। तो ये क्या होता है, दिस इज द क्रिटिकल फॉर डिटरमाइनिंग हाउ मच प्रोसेसिंग टाइम इज अवेलेबल बिफोर द कंपाउंड बिगिंस टू क्योर, विच कुड लीड टू डिफेक्ट इन द फाइनल प्रोडक्ट। वही सेम चीज़ है कि इसको हम कैलकुलेट करके स्कोच टाइम निकाल सकते हैं कि कितने टाइम तक जो हमारा कंपाउंड है वो स्कोच नहीं होगा, वो सेफ एंड में रहेगा, कोई स्क्रैप नहीं होगा, प्रोडक्ट भी अच्छा बनेगा। पर वो डिपेंड करता है हमारी मिक्सिंग की कंडीशन के ऊपर। और सेकंड, जो हमारा कस्टमर प्रोसेस है, वो किसी भी मशीन के ऊपर चला रहा है, वहाँ पे कोई टेम्परेचर वेरिएशन तो नहीं है, ओवर हीटिंग तो नहीं है, ओवर स्टेइंग तो नहीं है कंपाउंड। तो ये चीज़ें सारी इम्पैक्ट करती हैं, तभी हमें इसका पता चलता है कि स्कोच वैल्यू क्या होती है। थैंक यू। ये था हमारा आज का टॉपिक, जियोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़।